अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कहूँगा हमारी खुशकिस्मती है, मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है मैं साहब, जब भी मैं हस्बे हाल में आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं खुद अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं खिले हुए चेहरों में कुछ देर बैठ के चला। क्या बात है गौरी साहब, जी जी, खिले हुए चेहरे, मजा आया जी? मजा आया बहुत। तो आप सारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, साथी हैं, इसलिए आपके पास आना बड़ा प्यारा लगता है। जब आप आते हैं सर, हमें भी बड़ी खुशी होती बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जोजो, ये क्या मामला है? आप वज़ीर आज़म के शाइया में नहीं गए, बल्कि उसी दिन आपने अपना शाइया रख लिया था। नहीं जुनैद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो बहुत पहले अपना इशाइया रखा हुआ था, तो फिर ये कोरोना शुरू हो गया तो फिर डिले होता रहा है। अच्छा। हमने को उनके मुकाबले में इशाइया नहीं रखा, ना ही उनके साथ हमारा कोई इशाइये का मुकाबला है। हमारा उनका ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि कोई एक इख्तलाफ नहीं। उनकी कहते ने बंदा को ना सुने तो ना सुने, सुन ले तो सुन ले, तो इख्तलाफ क्या होना है? वो भी अपना शाइया खा रहे हैं, हम अपना शाइया खा रहे हैं। बल्कि हमने जितना जल्दी रखा हुआ था इशाइया, अब उसे इशाइया नहीं मगर बाइया कह सकते। इशाइया तो इशा के बाद होता है ना, तो हमने बहुत पहले रखा था, मगर बाइया कहें आप। जैसा बहरहाल हुकूमत के साथ आपकी जो कोई कश्मकश है वो नज़र तो आना शुरू हो गई है, छुपाए नहीं छुप रही। नहीं सब खिलाफ क्या होना है? वो क्या शायर कहता है कि टीठ को समझाने में ना टाइम अपना ज़ाया कर, मर्द नादा पर कलामे नज़्म नाज़िक बेअसर। वो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हम देखें, हमने पहले दफ़ा ही कह दिया था कि हम इशाइये पे नहीं आएंगे, मगर वोट हम आपको ही देंगे। हम अपनी बात पे पक्के रहते हैं जुनैद साहब। अल्लाह के फजल से हम पहले भी हुकूमत के साथ थे, हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत के साथ ही रहेंगे। हम दोगली बात नहीं करते, दरमियानी बात हमारे पास नहीं होती। हम वो क्या कहते हैं, डन इज डन। गौरी साहब जी जी जी, आप तो समझते हैं डन 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 डन, जी जी हम तो डन इज डन। जी जी, जो डन कर लिया है वो डन है। तो हमारा हुकूमत के साथ जुनैद साहब कोई इख्तलाफ नहीं है। आप गौरी साहब ऐसे भी कर सकते हैं, डन 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 डन, वो भी कर सकते हैं, वो डन भी कर सकते हैं। नहीं वो होता है वो ऐसे होता है। सो अगर आपने इशाइया अलहदा किया तो इसका मतलब कोई ये ना ले कि हमारा उनके साथ कोई अलहदगी हो गई है। जी हम जो कहते हैं वो अल्लाह के फजल से करते भी हैं। जी जैसे अगर आपकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, तो फिर आपने ये बात क्यों कही है कि वज़ीर आज़म काश अपनी तकरीर में घपलों की बजाय हमारी तालीम और मदरसों का जिक्र करते हैं? और जुनैद साहब, हमारे कहने का मतलब ये है कि उन किन्नी को देर रोना रोई जाना है। ਹੁਣ मंजी परा करो तो कोई चंगा काम भी करिए, कोई तालीम की तरफ तवज्जो दें। नहीं सर, हुकूमत तालीम की तरफ भी तवज्जो दे रही है। आपस ही पढ़न डे फिर साहब देखें, ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तहत 2010 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कि यूनिवर्सिटी की आमदन भी बढ़ जाएगी और फ़रोग़ तालीम भी होगा। स्कूल कायम किए गए थे 48 शहरों में, 86 से ज़्यादा कामयाब स्कूल इन्होंने बनाए थे जो बढ़ते चले जा रहे थे। और गुज़िश्ता हफ्ते गालिबन सदर मुमलिकत की सदारत में कोई इजलास हुआ है, ये तमाम स्कूल बगैर कोई वजह बताए बंद कर दिए गए। दलीम दा फरोग है। और क्या है जुनैद साहब, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ।
स्कूल सारे बंद कर दिए तो ये क्या तलीम का ये मैं मजाक कर रहा हूँ, जुगत लगा रहा हूँ, ये आपकी हुकूमत मजाक कर रही है, जुगत लगा रही है। साडी हुकूमत होवे ते सानू मशवरे वास्ते बुलाए ना, सानू तो उन्होंने कभी बुलाया ही नहीं। जैसा कभी 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 बात ही नहीं को मशवरे के लिए की, खुद ही अपने फैसले कर रहे हैं खुद ही। हम तो वो क्या कहते हैं कि कोड़ किल्ली मुंह चाहिए, हम तो साथ दे रहे हैं अल्लाह के फजल से और साथ देते रहेंगे जब तक ये हुकूमत है, हम इसके साथ रहेंगे। चौधरी साहब जब आपकी कोई सुनता ही नहीं है तो फिर आप साथ क्यों दे रहे हैं? तेरी को अपने घर च सुनता है जी नहीं तो उसे ही रह रहे हैं ना, सिर्फ इस गलों के तेरे को कोई दूजा ठिकाना ही नहीं। तो इसी तरह बेटा असी भी घूमन दे नाल ही हैं। चौधरी साहब आपके पास भी कोई ठिकाना नहीं है इसलिए आप वहीं टिके हुए हैं। सब ऐसी बात नहीं है। अब हम ये कोई शौक ही नहीं मारना चाहते कि अपोजिशन वाले हर जमात हमारे साथ राब्ता करना चाहती है। नहीं ये तो है, आपकी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर मरकज बनी हुई है। ये सुने आप सारे लोग जड़ियां गल्लां जुनैद साहब करते ने, बड़े अजीम आदमी ने, गल्लां महल्ले च भी जा करिया करो। गौरी साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ बड़े फैन है हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, मैं खुद आपका बड़ा फैन हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बुरा किया ही नहीं सियासत च? जी जी ये उसकी वजह ये गौरी साहब हाँ जी कि मुल्क के लिए सोचें, एक दूसरे को बुरा भला कहने से मुल्क तरक्कियां नहीं करते। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ मैं अज तक वो फोटो नहीं गवाई ਜਿਹੜੀ मैं 10 साल पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਸੀ। बड़ी मेहरबानी, गुआई ना मगर वो किसी ने वहा के उधार ना ले लवी। वो उस तस्वीर में ये इतने दुबले पतले नजर आ रहे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। उल्टा साहब सी जुनैद साहब, मैं अल्लाह दे फजल नाल उदों बड़ा तगड़ा हुंदा सी। वाकई तुहाडी गल ठीक है, सुक्का जिहा सी, फिर मलंगा दी गां अंगर तगड़ा हुंदा गया। ये जैसे क्या बात हुई, मलंगा दी गां। जुनैद साहब मलंगा दी जिहड़ी गां हुंदी है ना, मलंग नूं आप कुछ नहीं पांदे, ਉਹ ਹਰ ਛਾਪੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। वो जिन्हें जाहिर है जिन्हें हर छापे का खाना उन्हें फिर तगड़े ही होना। अच्छा जैसे एक खबर ये भी सुनने को आ रही है कि स्पीकर असद कैसर के जरिए वज़ीर आज़म साहब ने आपको ये पैगाम भेजा है कि हम मूना सलाई को वज़ीर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार आपने इनकार कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि असद कैसर साहब हमारे भाई हैं। अब छती आन रोटी छोटी खान कोई ऐसी गल नहीं। अब देखें, हमें कोई लालच दे के नहीं खरीद सकता और ना ही हमें कोई लालच है। हम हुकूमत की हमदर्दी में हुकूमत के साथ हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं, जुनैद साहब वज़ीर तो हमने बचपन से देखे हुए हैं। निके निके सा जदों दे वज़ीर वेखण डे हैं। वो वज़ारत साडे वास्ते कोई नवीं चीज़ नहीं जुनैद साहब। ये वज़ीर ना साडे कोलों भुल्ले ने। मैनूं याद है असीं जदों छोटे छोटे हुंदे हां स्कूल जांदे हां तो ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਟੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਚਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੇਖਣ ਰਹੇ हैं। फिर जब बड़े हुए जवान हुए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हैं तो मौसीकार वजीर अफजल के गाने बहुत अच्छे लगने लगे और आज तक वजीर अफजल साहब का गाना दिल में रखा हुआ है जी। जिस भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं जी उसको यही कहते हैं, जा जा आज तो मैं तेरी तो मेरा। वजीर अफजल साहब का गाना है जुनैद साहब। तो फिर जब यूनिवर्सिटी से निकले हैं तो फिर खुद वजीर हो गए हैं। तो इसलिए वजीर हमारे लिए कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है जी। तो बड़े ना बड़े कोई ऐसी गल नहीं। लेकिन जोसेफ हम तो 1.5 साल से सुन रहे हैं कि आपके और हुकूमत के दरमियान जो बुनियादी तौर पर वजह तनाज़ा है वो मूना सलाई की वजारत है, आप मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे। जुनैद साहब तुसी सानू छड्डो, तुसी ये देखो कि 1.5 साल हो गया हुकूमत की ढीठ है भी नहीं मनन डई। मेरा मतलब निका जिहा जिहड़ा रटा है नूं परे सैडल करो ते कम करिए। लेकिन जैसे अभी तो आप फरमा रहे थे कि वजारतें लेना आपका मसला ही नहीं है। जुनैद साहब बिल्कुल ठीक है, वजारतें लेना हमारा मसला नहीं है मगर वजारतें देना इनका मसला तो होना चाहिए।
ले नवे नवे घूमन जाए ने, इनको तो चाहिए कि अपनी घूमन को मजबूत करें। हमारा कोई मसला नहीं है, हम तो आपके सामने ये आप खुद कह रहे हैं। औसत कैसर साहब ने आके कहा है मगर हमने इनकार कर दिया। ये जिस तरह गोगा जो है ये माशाल्लाह जब से स्टार हुआ है, अब ये कभी भी लंगर की लाइन में नहीं खड़ा होता, ना ही लंगर मांगता है। ये न्याज कहीं भी बढ़ रही हो ये नहीं मांगता, मगर जेड़े वंडन वाले ने वो तो इन्हों देंदे ने। उन्होंने पता कि न्याज खाने वाला भाई ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हिंदुस्तान ने 6 लाख एकड़ मजीद आम लगाया है और हमने ये किया है कि पिछले चंद बरसों के दौरान लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान से 80,000 एकड़ पर लगे हुए बागात काट कर रिहायशी स्कीमें बना दी। ये आज गोगे ने मेरे साथ क्या की है? क्या किया? ब्रेक में मैं कल से इसने शोर में जाया हुआ था, भाईजान कल मेरी तरफ से मैंगो पार्टी है, मैंगो पार्टी है, मैंगो पार्टी है। मैंने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। कहता जी अनवर रटोल, अनवर रटोल, अनवर रटोल। अब मुझे ले गया लाउंज में, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों पेट नहीं, आप लोग भी नहीं हो। तो अनवर रटोल इतना सा काट के उसमें से एक काश काट के कहते लो बाजी, उसमें से भी आधा खा लिया इसने। नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल है, उसके पास अगर एक काम है तो वो तुम्हें सारा दे दे। और मेरा ख्याल ये था कि आमों का सीजन अपने अरूज पे है, चारों तरफ आमों का राज है। अगर इसने कोई मैंगो पार्टी कही है तो इसके शान शान होगी। अभी पैल डाली हुई है, पेटियां भी बंद हैं, एक आम निकाल के आपको जायका चखाया। अच्छा जी, पैल डाली हुई है। जैसे इसने जिसे पैसे देने हो ना वापस, तो कहता मैंने भी कमेटी डाली हुई है। आम खिलाने हो तो पैल डाली हुई है, पैसे देने हो तो कमेटी डाली हुई है। हालांकि पूरी पेटी आमों की खा के तो बाद में पैल डालता है, वो जिस तरह मोर नहीं जंगलों में पैले डालता। सर आप कह रहे आमों का राज है, अभी सारा आम आया नहीं। सारा आम कौन सा रह गया? सारे आम आ गए। चलो आगे, लेकिन वो ज़ायके नहीं है सर। जायका वो नहीं है, जायका तब आता है जब बंदा पल्ले से खरीद के खाता है। किसी दिन खरीद सारे के आ खाओ। गए ने भाई, हुण ते लंगड़ा पहुंच गया है जेड़ा बेचारा होली टोरदा है। सर आज लाइक सिंधड़ी मैंगो। अच्छा, सिंधड़ी का उधार चलता होगा। एक फल वाला जो इसके मालेदार है वो सिर्फ इसको उधार देता है, सिंधड़ी का पता नहीं। अच्छा, सिंधड़ी आम के बारे में आपको एक बड़ी दिलचस्प हकीकत बताऊं, शायद आपने पहले सुन रखी हो। सिंधड़ी आज से गालिबन 100 साल पहले, सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम के वालिद दीन मोहम्मद जुनेजो ने काश्त किया था सबसे पहले। उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था सिंधड़ी का। सर आपने सिंधड़ी की हकीकत बताई है, मैं आपको सिंधड़ा सुनाता हूँ। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलदा। अच्छा ठीक है। जो सिंधड़ी है ना, ये सिंध का है, इसलिए इसे सिंधड़ी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, सब आमों से पहले सिंधड़ी आम आता है। जी, ये तो बेचारा ठोकर ने आदमी चौंक च खलो जाता जाके, उतो वेंदा पहले केड़ा लंघिया। और इंतजार में खड़ा कब होता भला? दिसंबर में। अच्छा, आमों के मामले में मैं कल गौर कर रहा था कि हमारी एक परसेप्शन है ना अपनी, हम अपने मतलब ख्वाबों और ख्यालों की जन्नत में, खुशगुमानियों में रहते हैं जी। अक्सर हम ये कहते हैं कि जी दुनिया में भी पाकिस्तानी आम का राज है। अब जायके के एतबार से तो यकीनन कि जो भी एशियाई लोग हैं वो पाकिस्तानी आम को बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे चौंसा जो है हमारा वो। और हमारे सईद जर्मन साहब जो एक अरसा इंग्लैंड में मुकीम रहे, वो बताते हैं कि वहाँ पे भी पूरे इंग्लिस्तान में पाकिस्तानी आम का राज था। इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा अल्फांसो आया करता था वहाँ पे, अभी भी आता है। लेकिन जब ज़रा आप फैक्ट्स एंड फिगर देखते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ख्र नहीं महसूस होता। यानी 2-3 साल पहले तक दुनिया में
पाकिस्तानी आम जो था वो पैदावार और एक्सपोर्ट के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान का जो शुमार था वो 5वें नंबर पर होता था। तो आज 2-3 साल के बाद ही पाकिस्तान बजाय चौथे या तीसरे पे जाता, पाकिस्तान 6ठे नंबर पे चला गया और पाकिस्तान रिप्लेस हुआ है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की जगह ले ली है और चीन बहुत तेजी से वर्ल्ड मार्केट पे कब्जा कर रहा है, आम की वर्ल्ड मार्केट पे कब्जा कर रहा है, लेकिन हमें एहसास तक नहीं। हाँ, मगर साथ ये भी बताओ ना, जो रहमत हमारे पे है आम के हवाले से, जी। पूरी दुनिया में इस तरह का आम मीठा है। ये ना, अब ये एक ऐसी रहमत है जो वाकई इंसान अगर चाहे भी तो एक जो टेस्ट है वो डेवलप नहीं कर पाते, आम का खास तौर पे। मुख्तलिफ सब्जियों का टेस्ट तो चलो अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डेवलप कर लेते हैं, लेकिन आम का टेस्ट जो है ना, अब पाकिस्तान में तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे, अगर मैं पूछूं, किसी को भी नहीं पता होगा पाकिस्तान में, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कितनी किस्मों का आम पाया जाता होगा? एक्चुअली मैं ज्यादा जर्मनी रहा हूँ। जर्मनी? अच्छा, वैसे चेहरे से आप स्वीडिश लगते हैं। ऐसे कहा जर्मनी रहा हूँ। बहुत ज्यादा किस्में हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मतलब इंसान सोच सकता है कि कोई 7, 8, 9, 10, 15 किस्में होंगी। जी। और आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ पाकिस्तान में 500 किस्मों का आम पाया जाता है और दुनिया में आमों की जो अक़साम है वो 2000 से ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में जो मकबूल अक़साम है उनकी जो तादाद है वो 18 है। और अफसोस की बात यह है, जो जिस पर हम कई दफा बात कर चुके हैं, कि पाकिस्तान वो हार्डली 9 करोड़ डॉलर के लगभग है। अब जिस मर्जी एक्सपोर्टर से पूछ लो, वो आंखें बंद करके कह देगा कि जी थोड़ी सी अगर हुकूमत तवज्जो दे और हम कोई स्ट्रेटजी बना लें तो ये 2 साल के अंदर अंदर 50 करोड़ डॉलर तक मालियत जा सकती है पाकिस्तान के मैंगो के एक्सपोर्ट की। 50 करोड़ डॉलर का मैंगो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुनिया को खिला सकते हैं। अब तो अफसोस होता, मतलब ये डर है कि अगर यही आलम रहा तो शायद चंद साल के बाद हमें आम इंपोर्ट करना पड़े। हम ये सोच के आम खा रहे होंगे, ये देख के आम खा रहे होंगे, यार ये फिलिपाइनी आम है खाओ, ये थाईलैंड का आम है खाओ। यार मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, लंदन में एक सड़क के ऊपर एक पाकिस्तानी ने अपनी गड्डी उतारी है ये चौसे अम्ब की। अच्छा, हाय 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 हाय, अंग्रेज इंज आए नहीं मानल जिਵੇਂ नुसरत फतेह अली को सुनने के लिए नहीं थे आते। चमाचम नसे हैं, चमाचम नसे हैं, फौरी तौर पे ऐसे देखते ही देखते को 10, 15, 20 मिनट में उसकी सारी गड्डी बिक गई। अच्छा, तुम ये देखो, जब हम ये दुनिया के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं तो पिछले चंद बरसों के दौरान चीन ने अपनी मैंगो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गालिबन 13 लाख एकड़ पर मजीद आम लगाया है और हिंदुस्तान ने 6 लाख एकड़ मजीद आम लगाया है। और हमने ये किया है कि पिछले चंद बरसों के दौरान लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान से 80,000 एकड़ पर लगे हुए बागात काट कर रिहायशी स्कीमें बना दी। अंदाजा देखो जरा आप जिथे रिहायशी स्कीमां बनियां ना आम वाली जगह ते, तू देख ली जेड़ा जेड़ा उत्थे घर बनाएगा ना ते बच्चियां ते मक्खियां बड़ियां बननियां। अब देखो ना, इन मुल्कों ने बाकायदा वहां पे जिस तरह और फसलों के साथ और फलों के साथ सब्जियों के साथ किए कि जोन्स बना दिए, उन्होंने मैंगो जोन्स बनाए। अब हमें क्या मौत पड़ी हुई है कि हम लाहौर से लेकर रहीम यार खान तक और कुछ नहीं कर सकते, बाग नहीं बना सकते, ना बनाएं, जो हम पहले तजवीज भी एक बार दे चुके हैं, वैसे उसको भी छोड़े चले कि नहरों के अतराफ में बागात लगा दिए जाए या फलदार दरख्त लगा दिए जाए। चले ये नहीं कर सकते तो लाहौर से लेकर रहीम यार खान तक आप ये जो 600 किलोमीटर की बेल्ट है, रोड है, हाईवेज है, हाईवेज के किनारे पे आमों के दरख्त लगाकर ठेके पे दे दें। ये भी नहीं कर सकते आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। ये जो लाहौर के अंदर नहर है, शहर के अंदर गुजरती, इसके इर्द गिर्द बेशुमार जामन के दरख्त थे। अब भी ठेका होता है उनका, बाकायदा ठेका हो जाता है और ठेकेदार आगे जामन उतार के बेचते। तो अगर यही जो नहर है, लाहौर की नहर, ये आमों के दरख्तों से भर दी जाए तो उसका अच्छा भला ठेका आ सकता है। एक आम का दरख्त औसतन जो है कहा जाता है कि 300 साल तक फल देता है। यानी अगर गौरी साहब आज आप आम का दरख्त लगाए ना तो आपकी आने वाली 10 नस्लें
उस एक दरख्त का फल खाएंगी, हाय हाय या आपकी 10 नस्लें आने वाली खाएंगी, या अकेला गोगा खाएगा। यानी आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली 10 नस्लें तरक्की ना करें, उसी दरख्त के आले दुआले घूमते रहे। कहते साडे दादा अब्बा जी दे अंब लगे। नहीं यार, उस आम के एक दरख्त से कई बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। नहीं वैसे ये बखुदा ये हंसने वाली नहीं, ये रोने वाली बात तो बिल्कुल सही। यहाँ पे वाहिद ये ऐसा हमारा बदनसीब मुल्क है कि जहाँ पे इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल ही तवज्जो कोई नहीं दे रहा। यहाँ बहुत बहुत बड़ी ऐसी रिसर्च सेंटर और ऐसे यूनिवर्सिटियाँ, ये जैसे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, ज़रा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप यार क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? अच्छा बाय द वे क्या रिजल्ट है उसको कोई देखो तो सही। छोटी सी आप बात जहाँ पर अच्छी बात हो वो भी बतानी चाहिए। सिंध हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक इसमें एक डेवलपमेंट ये की है कि आमों की एक ऐसी नस्ल तैयार की है, एक ऐसी किस्म बनाई है जो साल में 2 दफा फल देगी। यानी अब आप सर्दियों में मूंगफली के साथ गोगा जी आम भी खा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि कब आम खा रहे हैं और कब मूंगफली खा रहे हैं। यानी अंब ते मूंगफली रला लईए, जेड़े पहले अंब ने उन्हां दा नहीं कुछ भी सोचिया। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मतलब कि इसके कांटे मुझसे मोटे होते होंगे। यार तू कांटियां दी गल करना, इहदे सिर च तेरे नालों वड्डियां जूआं पईयां होंदियां ने। फिर तो इसको सारे समंदर में लम्बो लम्बो कहते होंगे, नहीं लम्बो। अच्छा जी, आज जोलॉजी की क्लास है हमारी। एक्सक्यूज मी सर आप फीस को एजुकेशन की लेते हैं और आपने को साइड पे बिठाई हुई है। को एजुकेशन, जरा थोड़ा सा ध्यान रखें, उसका शौहर तुम्हें पकड़ के को देगा और उसका शौहर सराइकी है। सराइकी में कोने का मतलब पता क्या? सर मुझे पता है यिबा करने को कहते हैं, मगर मेरा ब्रेन बिल्कुल क्लीन है सर। मगर वैसे कह रहा हूँ कि को एजुकेशन के हवाले से बात करनी चाहिए। अच्छा, जोलॉजी की क्लास है। जोलॉजी का मतलब पता है किसे कहते हैं? जी जी, ज़ूलॉजी सर जुल्फी की फुफ्फो को कहते हैं। यार ये बायोलॉजी का कजन है। यह बायोलॉजी की कजन नहीं है, बायोलॉजी की ब्रांच है। एक 2 बड़ी ब्रांचेस है बायोलॉजी की, एक बॉटनी यानी पौधों दरख्तों का इल्म, और एक जोलॉजी जानवरों का इल्म। तो आज हम जोलॉजी का आपका ये पीरियड है जानवरों के हवाले से। जानवरों के हवाले से। गुड, मुबारक हो भाई। सर की नजर तुम पे भी पड़ी है। यही बता रहा था मैं, जो उन्होंने बताया आपको समझ नहीं लग रही थी आपको। अच्छा जी, आप जरा खड़े हो जाएं प्लीज। जी सर। यार फरमाइए, दुनिया में सबसे बड़ा जानवर, वजनी जानवर, लंबा जानवर कौन सा है? मेरा बड़ा भाई जी। हाँ, बुनियादी तौर पे इंसान बहरहाल जानवर ही है ना। और जानवर का पूछ रहे हैं, जानवरा। ओ हाथी जी। सर गधा, अगर उसके ऊपर सरिया लदा हुआ हो तो। ये हाथी का कह रहे थे, जिस जानवर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दुनिया का वजनी तरीन जानवर है, बड़ा तरीन जानवर है, उसकी सिर्फ जबान का वजन जो है ना वो हाथी से ज्यादा होता है। सर कहीं आप ब्लू व्हेल का तो नहीं कह रहे? ये क्लास का सबसे तेज स्टूडेंट है। जी बहुत तेज जी, परसों मैनू बांह ते वज्जा है, एडा टोया पै गया। काफी तेज है, इससे खरबूजे भी चीर सकता है। मेरा मतलब सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो क्लास। बहुत इंटेलिजेंट है सर, ये तो ब्लू व्हेल के नीचे भी तैर रहा होता है। सर अगर ये इंटेलिजेंट है तो मैं फिर छोड़ दूं कॉलेज, चला जाऊं वापस अमेरिका जहां से आया हूं मैं। खुदा का नाम ले, पाकिस्तान को इतने बड़े दिमाग से महरूम ना करें। सही कह रहे हैं, वैसे है चीज आई। अच्छा, ये ब्लू व्हेल की जो उम्र है ये 110 साल तक जाती है। ओह माय गॉड सर, इतनी माशाल्लाह उम्र 110 साल। तो फिर जब इसके दांत निकल जाते हैं तो फिर समुद्र में कोई डेंटल सर्जन मिल जाता है जी इसको? जब इसके दांत निकल जाते हैं तो दांत निकालती रहती है। मतलब हाथ में पकड़ के निकालती रहती। 1,80,000 kg इसका औसत वजन होता है। 30 मीटर लंबी होती है। 30 मीटर। 30 मीटर का मतलब आप अंदाजा लगा लें कि जो क्रिकेट की पिच है उसकी लंबाई 20.12 मीटर है। सर जी इसका मतलब कि इसके कांटे मुझसे मोटे होते होंगे। यार तू कांटियां दी गल करना, इहदे सिर च तेरे नालों वड्डियां जूआं पईयां होंदियां।
फिर तो इसको सारे समुद्र में लम्बो लम्बो कहते होंगे, नहीं लम्बो। अच्छा, इतनी वजनी और लंबी होने के बावजूद इसकी जो तैरने की स्पीड हाँ है जी। वो 30 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह पाक ने कितने कितने बड़े जानवर समुंदर में छुपाए हुए हाँ हैं। जी। मैं तो किसी वक्त सोचता हूँ कि अगर इतना बड़ा जानवर जमीन पे होता तो ये तो सवेरे सौदा लेने जाता हांडी के लिए सब्जी गोश्त, तो सारी मंडी ये कला खरीद लेता। बाद में को और गाहक जाता तो मंडी वाले कहते भाई जी सारा सौदा इको गाहक ले आए। अच्छा, इसकी फीडिंग या ईटिंग हैबिट्स है वो भी बड़ी दिलचस्प है। जी। ये एक वक्त में 800 पाउंड से लेके 2200 पाउंड तक खुराक खा सकती है। क्रिल्स खाती 2200 पाउंड? पाउंड एक वक्त में खा जाती है। बल्ले बल्ले बल्ले। एक गोगे की अगर 22 पाउंड खुराक लाओ तो यानी 100 गोगा रज सकते। गोगे को तो आधे घंटे बाद दोबारा भूख लग जाती है ना, ये 6 माह तक भूखी रह सकती है। अरे वाह। वाह वाह वाह। सर जी ये तमाम बातें छोड़ें, ये बताएं कि ये तली कैसे जाएगी? बड़ा आसान तरीका है। ये अमेरिका से आगे जाए ना तो आगे कुकिंग ऑयल का समुंदर है, उधर चले जाओ। उधर या तुम मछली तल लोगे या मछली तुम्हें अंदर खींच के तल लेगी। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। 4.5 साल लगा के इनको कोई 800 इशारे सिखाए और ये सीख गए। अच्छा। वो इशारे समझने लग गए, इशारे करने लग गए, बल्कि उन चंपैंजियों ने फिर आगे अपने चंपैंजी फैमिली को वो इशारे इशारे सिखाए, सिखाए, वाह। बल्कि इसी इशाराबाजी में इन्होंने फिर छितर भी खाए। अच्छा जी, हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके नजदीक ज्यादा से ज्यादा हम ये कह रहे होते हैं कि कुत्ता बड़ा सियाना जानवर है, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जबकि जानवर ऐसा ऐसा ज़हीन है कि वाह वाह वाह। आप उनकी बातें जरा गौर से देखें या पढ़ें जी जी। तो अल्लाह ताला की कुदरत पे बड़ा ही प्यार आता है कि अल्लाह पाक ने जानवरों को कैसी कैसी अकल दी। अकल दी है, हाँ जी। ये जानवरों की जहानत के हवाले से दुनिया में सबसे जो ज़हीन जानवर है ना जी, तहकीकात के बाद साबित हुआ जी। वो चंपैंजी है। गौरी साहब आपको खुशी होगी, वो चंपैंजी है। कि हमारी बरादरी ने तरक्की की है। जी जी। चंपैंजी एक ऐसा जानवर है जिसके ऊपर जापानी एक क्योटो यूनिवर्सिटी है जिसने तहकीक की, तो पता चला कि ये इतने अक्लमंद जानवर होते हैं जी। कि ये बाकायदा नंबरों की तरतीब भी सीधी कर सकते हैं। अच्छा जी, वाह। हाँ हाँ, इतना ये अक्लमंद जानवर है और इसकी याददाश्त भी होती है। ये शक्लों को भी याद रखते हैं, जिस तरह इंसान शक्लों को याद रखते हैं उसी तरह चंपैंजी भी शक्लों को याद रखते हैं। फिर कोई 1960 में कुछ साइंसदानों ने अमेरिका के अंदर जी जी। इनको इशारे सिखाए और कोई 4.5 साल लगा के इनको कोई 800 इशारे सिखाए और ये सीख गए। अच्छा। वो इशारे समझने लग गए, इशारे करने लग गए, बल्कि उन चंपैंजियों ने फिर आगे अपने चंपैंजी फैमिली को वो इशारे इशारे सिखाए, सिखाए, वाह। बल्कि इसी इशाराबाजी में इन्होंने फिर छितर भी खाए। इशारेबाजी जो करने लग गए, फिर जंगल च किसी चंपैंजी नु इशारा करके लितर भी खा लेते। अच्छा, 2013 में बरतानवी एक रिसर्च सेंटर ने इन पे रिसर्च करके ये बताया 2013 यानी 7 साल पहले। हाँ 7 साल पहले कि जो चंपैंजी हैं ये आपस में एक गेम खेलते हैं। अच्छा। एक खेल खेलते हैं जो ये पजल सॉल्विंग नहीं हमारे बच्चे हाँ खेलते हैं, उस तरह की एक गेम है वो ये खेलते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत अक्लमंद होते हैं। आप गौरी को इजी ना लिया करें। नहीं, बात तो चंपैंजी की हो रही अक्सर है। चिंपैंजीज को मैंने जंगल में देखा है, उन्होंने मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, स्मार्टफोन रखे हैं। वाकई यार आई एम डैम सीरियस। तो बात करो करने वाली, चंपैंजी ने फोन रख के बेचारे ने गुआना है अपना फोन, उसकी जेब ही नहीं होती। अच्छा, पजल वो हल कर लेता है और अपना मोबाइल नहीं संभाल सकता। जेब नहीं ना होती बेचारे की, दर्जी नहीं ना होता जंगल में। किसी जंगल से 4 दर्जीबा होते, चंपैंजी फोन भी रख लेगा। अच्छा जी, एक और जो दूसरे नंबर पे ज़हीन जानवर है वो डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन फिश जो है, हाँ जी। जिसकी बोतल जैसी नाक हाँ होती जी, है, हाँ वो तो जहानत में इस कदर
हैरान कुन है कि आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे, ये बाकायदा रूस में ये समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है। अक्सर मुल्कों में डॉल्फिन CSS का इम्तिहान देती है, खुद ही कह रहे हैं। यार ये डॉल्फिन रशिया वाले इसको ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा समुद्री हदूद की हिफाजत करती है। और आप ये सुन के और हैरान होंगे कि ये खुद कुछ बम्बार के तौर पे भी दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल हुई। इसके साथ बम बांध देते थे दूसरी जंग अजीम में, वो दुश्मन के बहरी जहाज के पास जाके मच्छी पाट जाती थी। हाँ हाँ, इस कदर इनको ट्रेंड किया जाता था और ये समझ जाती थी। रशिया जीता था दूसरी जंग अजीम मेरे ख्याल में। मैं कहता हूँ जी कि रशिया जीते डॉल्फिन दे सिर थे। अगर आप ये गौर करें ना तो उसने ऐसा ऐसा काम लिया है डॉल्फिन से, ऐसी अच्छी इनकी ट्रेनिंग करके इनसे ऐसा काम लेते थे। अच्छा, ये भी एक सुन के आप हैरान होंगे कि ये बाकायदा शीशा देखती है, डॉल्फिन आईना देखती है, और दूसरे जैसे जानवर होते हैं ना बंदर शांदर अपने आईने में अपना आप देखते हैं, उससे लड़ पड़ते हैं। ये नहीं लड़ती, इसको पता है कि ये आईना है, ये जो दूसरी तरफ से नजर आ रही है ये भी मैं ही हूँ। और ये बाकायदा आईना देख के बड़ा खुश होती है। और आई एम सॉरी, औरतों की तरह ये भी काफी देर आईना देखती है। मेकअप किट से लिपस्टिक निकाल के लगाती है। यार तुम उसको डॉल्फिन ही रहने दो, उसको मॉडल न बना दो। नहीं, वाकई ये हैरान कुन रिसर्च है कि आईना देखती है और बड़ा खुश होती है कि मैं उधर से नजर आ रही हूँ, और फिर अपना सारा जिस्म देखना इनको बड़ा प्यारा लगता है। ये बार बार देखती हैं आईने के आगे आके, ये काफी देर खेलती हैं, अपने आप को गौर से देखती हैं। जैसे हम इंसान नहीं आईने के सामने खड़े होके अपने आप को देख के खूबसूरती पे मान कर रहे हो। गौरी साहब, मैं इधर बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात हो रही है? वैसे आईने की बात हो रही है। अच्छा, आईने की। तुम इतने प्यारे लगते हो मुझे यार, तुम क्यों ऐसे करते हो? आईना और सूरत फिल्म भी थी। हाय हाय। अच्छा, उसके बाद जहानत में नंबर आता है तोते का। अच्छा, तोता बहुत ज़हीन जानवर है, और तोतों में भी मकाओ जो है वो बड़ा ज़हीन है। अच्छा। वैसे रिसर्च वाले ये कहते हैं कि ये जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है वो बहुत ज़हीन है। और ये तोता जो है इसकी जहानत देखें, ये मजाक भी कर लेता है। यस, ही इज कॉमेडियन। इसीलिए तो वो लतीफा मशहूर है, समझते गए ही होएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो तोता होता है ना जी, इसको मिमिक बर्ड भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, और ये बाकायदा ये जो है अपना ग्रे पैरट, हाँ जी। ये कुछ 100 लफ्ज सीख लेता है। अरे और फिर उसके बाद ये शनाख्त कर लेता है रंग। ये मतलब पेन इसके आगे मिसाल तौर पे करेंगे तो ये उसकी शेप बता देता है, अच्छा। लंबा है, गोल है या क्या है, ये इसको याद हो जाती हैं चीजें कि ये लंबी शेप है, ये गोल शेप है। हाँ। मूली ना लिया करो जे तुम कर रखे है ते जरा ये इंच रखिया करो। तोते तोती की अक्सर लड़ाइयाँ लाल रंग की साड़ी पे होती है कि मैंने लाल रंग की साड़ी ली। यार तोती ने कदी साड़ी पाई है यार? तोता तो चलो पेंट कोट पांदा है, तुसी इफ्तिखार ठाकुर नु देखदे ही, मगर तोती तो नहीं ना यार साड़ी पहनती है तुम्हारे। नाज़रीन, ये था आज का हस्पे-हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि दिए और दिल में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों बुझ भी जाएं तो देर तक धुआं देते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।